Hello and welcome to the chapter 3 of NCRT Sutra for Economy. I am Nanki Baveja, and in today's lecture, we will be covering chapter 3 from the NCRT of Economics for 12th standard. And in this chapter, let me give you a brief overview as to what we will be talking about. So, we'll be talking about as to what money is and how do the banks function. Now, so far, as per my opinion, out of all the chapters which are there in the 12th standards book, this is the most interesting chapter because it gives you another perspective as to what money is. जो हम money के बारे में सोचते थे, this chapter will change your perspective as to what actually money is. So let us start as to what is money. So whenever I ask you this question, the first thing that comes to your mind is anything that acts as a medium of exchange. Anything that acts as a medium of exchange is money. What does this mean? कि जिसको देके जिसके बदले में आप कुछ खरीद सकते हो. मनी इज व्हाट आपने दिया और उसके बदले में आप कुछ ले सकते हो. दैट इज व्हाट मनी इज. तो अगर आपका आंसर इस पे यस है, सो आई वांट टू आस्क यू अनदर क्वेश्चन. सो लेट्स सपोज आई हैव गिवन 1 kg of rice and उसके बदले में I've got 1 bag of oranges. So can I call this rice or can I call this money? Can I call this oranges as money? मैंने क्या किया? डेफिनेशन अगर मैं देखूं मनी की क्या है, इट्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज जिसको देके आप बदले में कुछ ले सको. तो मैंने राइस दिए एंड उसके बदले में ऑरेंजेस ले आई. तो कैन आई कॉल दिस राइस एंड ऑरेंजेस एज मनी? Majority of you would say it's barter system, ma'am. It is barter system. Though it is barter system, but my primary question is कि क्या rice money है? The answer is yes, because it is enabling me to buy something which I wanted in exchange of the rice. Though, so this system was called as barter system where one commodity was exchanged for another. ठीक है, तो इस सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहते थे. दिस सिस्टम हैड सर्टेन फ्लॉज. ठीक है, जैसे लेट्स सपोज अगर मुझे फ्यूचर में पेमेंट करनी है किसी को, ठीक है, तो राइस की तो पेरिशेबिलिटी है, उसकी एक लिमिटेड शेल्फ लाइफ है जिसके बाद वो खराब हो जाएगा. तो मैं फ्यूचर में पेमेंट कैसे करूंगी? देन आई डू नॉट हैव अ कॉमन यूनिट ऑफ ट्रांजेक्शन. कैसे? So let's suppose in town B when I went, town A, चलो, so वहां पे मुझे 1 किलो राइस के बदले 1 किलो ऑरेंजेस मिले. आई वेंट टू अनदर टाउन, वहां मुझे राइस के बदले आई गॉट अ हॉर्स. सो इसमें से कौन सा ट्रांजेक्शन ज्यादा अच्छा है? मुझे नहीं पता कि आगे क्या ट्रांजेक्शन इससे भी अच्छी डील मिल सकती है. ये क्यों हो रहा है? बिकॉज वी लैक अ कॉमन यूनिट जिसमें हम हर चीज को एक्सप्रेस कर सके. ठीक है, नाउ व्हाट इफ आई वांट टू मेक द पेमेंट इन installment, then this system does not allow me to do so. So that is how we came at the definition of money. Money should be such thing. किसी भी चीज को अगर आप money कह रहे हो, it should be such thing which fulfills the primary function and the secondary function. It should have some features which it should fulfill, and that is where anything then can be called as money. हम कैसे money की definition उसके functions पे पहुंचे? बार्टर सिस्टम के लिमिटेशन से कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी. देन वी केम एट द सॉल्यूशन कि अच्छा ये चीजें फुलफिल करना चाहिए, एंड दैट इज वेयर वी कैन कॉल एनीथिंग एज मनी. सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी? द प्राइमरी फंक्शन बीइंग मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ठीक है ना, जिसको देके आप कुछ बदले में ले सको. मेजर ऑफ वैल्यू, एवरीथिंग कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. हम किसी भी चीज की वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं मनी में. ऐसा यूनिट होना चाहिए कि मैं ऑरेंजेस को भी एक्सप्रेस कर सकूं एक कॉमन यूनिट में, हॉर्स को भी एक्सप्रेस कर सकूं, सैटेलाइट को भी एक्सप्रेस कर सकूं एक कॉमन यूनिट में. सो मेजर ऑफ वैल्यू मीन्स आई शुड हैव वन कॉमन यूनिट. द वे डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड इन किलोमीटर्स. इट्स इजियर फॉर एनीवन टू अंडरस्टैंड. नो कि दिल्ली टू बॉम्बे वाला जो हमने एग्जांपल लिया था, दिल्ली टू जयपुर वाला एग्जांपल लिया था, दो मोमेंट ऐसे 1700 किलोमीटर का डिस्टेंस है. तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी, अच्छा 1700, ओके, this much time it will take to travel. Now what are the secondary functions? Standard of deferred payment. Money, anything
that needs to be, that can be called as money, should fulfill this function of standard of deferred payments. Standard of deferred payment का मतलब क्या होता है, अगर आपको फ्यूचर में पेमेंट करनी है तो आप उससे कर सको. जैसे आप ऑरेंजेस के साथ, हॉर्स के साथ, जैसे यूजुअली हम जब होम लोन लेते हैं तो पेमेंट स्ट्रेचेस टिल 15 ईयर्स, 15 साल का लोन लेते हैं, 20 साल का लोन लेते हैं जो होम लोन होता है. तो इवन इफ यू आर कीपिंग राइस और ऑरेंजेस और हॉर्स, वो तो ऑब्वियसली राइस एंड ऑरेंज तो दे हैव अ शॉर्टर शेल्फ लाइफ, 15-20 दिन में खराब हो जाएंगे. एंड व्हाट अबाउट हॉर्स, 10 साल में, 12 साल में तो हॉर्स भी खत्म हो जाएगा. यस, सो स्टैंडर्ड ऑफ deferred payment. So money should be such which allows us to pay the deferred payments. Last is it should have a store of value. What the store of value is, it should not lose its value. Rice थोड़े दिन में खराब हो जाएंगे, कीड़ा लग जाएगा, it will lose its value. But money is one such thing which should not lose its value. ठीक है? So it should provide a store of value. So when all these four functions are fulfilled, four requirements are fulfilled, then is where something can be called as money. Are we clear on this? चलिए. Now my next question to you is, you must be thinking कि मैम कितने क्वेश्चन पूछती है. So it actually acts as a food for thought. तुम्हें सोचने का मौका मिलता है कि अच्छा ऐसी भी दुनिया होती है, इस तरीके से भी हम चीजों को देख सकते हैं. So my next question to you is, can any note be called as money? Let's suppose as you can see here, ठीक है ना, चलो let's suppose मैंने एक पेपर का कटआउट किया एकदम रेक्टेंगल शेप में, द वे आर इंडियन करेंसी लुक्स. उसके ऊपर मैंने 5000 रुपीज लिख दिए एंड एक ग्रोसरी स्टोर पे गई, सामान खरीदा और ये 5000 का कटआउट एकदम जैसे इंडियन गवर्नमेंट का नोट होता है वैसे मैंने दे दिया. तो क्या वो पर्सन एक्सेप्ट कर लेगा? वो नहीं करेगा ऑब्वियसली. तो मैं बोलूंगी क्या प्रॉब्लम है इसमें, राइट? सो द पर्सन विल से in order for any note to be called as money, it should fulfill certain conditions. Okay? In order for this note, for this piece of paper to be accepted as a medium of exchange in our country, it should have certain features that it should fulfill. So I asked, what is that? So first thing is, it should have no intrinsic value. It should have no intrinsic value. Now what is this intrinsic value? मूलभूत value. मूलभूत, इस नोट की वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं है. 20 रुपए का पेपर, प्रिंटिंग कॉस्ट और 20 रुपए, 40 रुपए की का पेपर है, उसके ऊपर मैंने 5000 लिख रखा है. सो इज विद द नोट दैट इज केप्ट इन योर पॉकेट. क्या है उसकी कीमत? पेपर ही तो है. उसके ऊपर वट एवर अमाउंट द गवर्नमेंट प्रिंट्स, यू अज्यूम ना कि हाँ ये 2000 रुपए का है, 500 रुपए का है, जबकि उसकी एक्चुअल खुद की कीमत क्या है पेपर की? नथिंग एट ऑल. So the first condition to be fulfilled is intrinsic value. So I said, हाँ ये इसकी तो कोई intrinsic value नहीं है. Tell me more. The next thing is it should be issued by some central authority of the country. It should be issued by some central authority of the country. So that grocery store wala would say कि you are not a central authority of the country, you are just another citizen. Central authority like central government or the central bank. India का central bank का नाम क्या है? Reserve Bank of India. Yes. So it should be, the note should be issued by some central authority of the country, because from here only the note will derive power. कभी नोट के ऊपर देखा लिखा होता है, promise लिखा होता है, I promise to pay the bearer a sum of money whatever is mentioned on the note. So ये जो नोट है ये वैल्यू कहाँ से derive कर रहा है? From the promise, क्योंकि इसकी खुद की कोई intrinsic value तो है नहीं है. So from where is it deriving the power? From the promise that is made on the note by some central authority, which is most likely the most trusted one and will never disappear. मेरा क्या है, मैं तो disappear हो जाऊंगी 5000 का नोट देके, मिलूं ना मिलूं, but central authority will stay. लोगों का trust है central authority में, so it should come from an authority which is the most trusted and the supreme one in the country. So when these two conditions are fulfilled, the note first will be called as fiat money. Once it is called as fiat money, एक बार prelims qualify कर दिया, उसके बाद ही तुम mains में बैठ पाओगे ना. So once it qualifies as fiat money, the next two conditions are that it should be fiat money plus the law of land should say that this note will be accepted as a medium of transaction. So जब ये चारों conditions, so first you have to become a note has to become a fiat money,
then it has to become a legal tender. लीगल टेंडर मतलब जिसको मैं लीगली टेंड कर सकूं फॉर एनी ट्रांजेक्शन, फॉर सेटलमेंट ऑफ एनी डेट. मैंने ग्रोसरी स्टोर से सामान लिया 5,000 रुपए का, मेरे ऊपर उसका कर्जा चढ़ गया, until unless I settle that bill. तो लीगल टेंडर, समथिंग विच आई कैन लीगली टेंड एंड इट विल हेल्प मी टू सेटल माई डेट, मेरे ट्रांजेक्शन को सेटल करने में हेल्प करेगा. सो दैट शुड बी प्रोवाइडेड बाय द लॉ ऑफ लैंड. जो भी यहाँ का लॉ है वो प्रोवाइड करना चाहिए दैट दिस नोट should be or accepted as a medium of exchange, then only I will be able to use any paper note. तो मेरा जो मैंने बनाया था नोट, इसके अलावा कोई कंडीशन फुलफिल नहीं करता था, hence it will not be accepted. So I hope now you must have got a little clarity as to what money is all about. Money क्या होता है, ठीक है. Rice can also be money, but it suffered from some limitation. That is how we came at the functions of money. Then what is this legal tender जो हम नोट देते हैं? How does it derive the power? Who gives it? Who gives the validity to it? So that is how the whole process is. Now, why the money is demanded in the country? किसी भी कंट्री में मनी की डिमांड क्यों होती है? ट्रांजेक्शन पर्पस के लिए. ट्रांजेक्शन करना है मुझे, ठीक है, कुछ खरीदना है, शैम्पू खरीदना है, पेन खरीदना है, कोर्स खरीदना है, ट्रांजेक्शन पर्पस. प्रिकॉशनरी मोटिव, पेरेंट्स बोलते हैं ना कि फ्यूचर के लिए पैसा संभाल के रखो, कोई मुसीबत आ गई तो. What if any emergency or contingency arises in future? You should have enough of money saved at this point of time. Precautionary motive. Last is the speculative motive. What are we talking about? कि money की demand क्यों होती है? First is for transaction purpose. Next is precautionary and third is speculative motive. Speculative motive is as simple as 1 2 का 4 करने के लिए. Now if I feel if I invest in this particular area, my money will double in say next 5 years. If I buy this piece of land, तो piece of land कैसे आएगा? पैसे से ही तो आएगा. And why am I buying this piece of land? Because I feel कि इस property के रेट अगले 5 साल में डबल हो जाएंगे. So what am I doing? Basically मैं speculate ही तो कर रही हूँ. I am not sure कि सच में ऐसा होगा, but I am assuming, I am doing the guesstimate. ठीक है ना? Guess work है ये मेरा, ठीक है. So speculative motive के लिए, so that the money gives me return. How? If I am investing it somewhere, maybe government की bonds ले रही हूँ, मैं कोई property ले रही हूँ, मैं gold bar ले रही हूँ. Why? Because I feel कि इसका price बढ़ेगा and it will help me fetch some more money for myself. Speculative purpose. Now, who supplies the money in the country? Money supply in India. So basically in this there are two major players. The one being the central bank of the country, as you can see it is the Reserve Bank of India, and the other party are called as commercial banks. Commercial banks जिनका motive is to earn profits. How do they earn profits? By providing you banking services. आप HDFC जाते हो, ICICI जाते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा जाते हो, SBI जाते हो. What are they providing you? They are providing you banking services. Why? Welfare करना चाहते हैं? नहीं, because they want to earn some money by providing you banking services. It's not wrong. जज्बाती मत हो जाना मेजॉरिटी बच्चे की, अच्छा ये तो पैसे खा रहे हैं. नहीं, डॉक्टर क्या कर रहा है? अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है बिकॉज दे वांट टू अर्न मनी. ई रिक्शा वाला आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ट्रांसपोर्ट की बिकॉज दे वांट टू अर्न मनी. सो बैंकिंग companies are what? They are providing you banking services so that they can earn money. So there are two parties when it comes to supply of money. It starts from Reserve Bank of India. In India, Reserve Bank of India is the sole authority to issue and print notes. ठीक है, तो सोर्स यहां से है, ग्लेशियर है ये, ठीक है. एंड इट सप्लाइज वाया द कमर्शियल बैंक का नेटवर्क. आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया घर आके थोड़ी पैसे देके जाता है कि ये लो 500 रुपए रख लो. नहीं. हाउ डज द मनी रीचेज योर हैंड? इट प्रोवाइड्स, इट प्रिंट्स द मनी, गिव्स इट टू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, एंड द अदर कमर्शियल बैंक्स. इन दिस एग्जांपल वी विल टेक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. नाउ यू गो टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया and probably take loan for say education, shadi loan, divorce loan, education loan. Yes, and that is how the money reaches your hand. So that is what the supply of money is all about. Now, the sole authority to control the money supply, कि money supply बढ़ानी है या money supply घटानी है economy में, ये किसका prerogative है? You are thinking on the right direction. Obviously, source of money, which is Reserve Bank of India. And in order to control the money supply in the country, RBI कुछ tools use करता है.
ठीक है, जैसे मम्मी आपको कंट्रोल करने के लिए शी हैज हर ओन वेज, इनके ऊपर लिमिटेशन लगाओ कि सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ही तुम घूम सकते हो, ठीक है, इतने मार्क्स आने चाहिए क्लास में तुम्हारे, ठीक है, यू शुड ऑल्सो बी गुड इन को करिकुलर एक्टिविटीज, पूजा करते हो कि नहीं, सो शी हैज हर ओन टूल्स टू रेगुलेट यू. सिमिलरली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑल्सो हैज इट्स ओन टूल to control the money supply. Now, why the money supply needs to be controlled? Obviously, जब ज्यादा पैसा है, then it needs to be pulled out from the country. Otherwise, महंगाई बढ़ती है. जब लोगों के हाथ में ज्यादा मनी है, more than what they require, that leads to increase in prices of the goods and services. अगर पैसा कम है, तो पैसा डालने की जरूरत है, क्योंकि when the economy expands, number of activities in the economy expand. To support that activities क्या चाहिए? पैसा चाहिए. अगर पैसा नहीं होगा तो इकोनॉमी कैसे एक्सपैंड करेगी? तो in order to expand the economy, there needs to be injection of money in the country. And who decides it? RBI decides it. क्यों? क्योंकि sole prerogative is of the RBI only, right? Then how does it do it? Do it with the help of quantitative tools and the qualitative tools. दो tools होते हैं. Definitely यहाँ पे तो due to paucity of time it is little difficult, but definitely I have helped you establish your base with respect to what the money is and what the banks are, the types of banks in India. And last thing that I would want to tell you is how do the banks earn money? बड़ा simple model है. ये बीच में बैंक है, ये बीच में बैंक है. That is the last thing that I would want to tell you. Rest is on you to read. So banks पैसे कैसे earn करते हैं? So this person A, ठीक है ना, जिसके पास 5,000 रुपए हैं, ठीक है ना, एक्स्ट्रा पड़े, जाके डिपॉजिट कराएगा बैंक के पास, डिपॉजिट कराएगा, ठीक है. फॉर डिपॉजिटिंग द मनी, दिस पर्सन ए विल गेट 7% इंटरेस्ट, ठीक है. नाउ यूजिंग दिस मनी, बैंक विल डू व्हाट? बैंक विल क्रिएट लोन. बैंक इस मनी को यूज करके लोन देगा. लेट्स सपोज बी वेंट एंड टुक अ लोन ऑफ 5,000 रुपीज. तो अब बी को, क्योंकि बी ने लोन लिया है, तो इट डजंट कम फ्री ऑफ कॉस्ट, बी को भी इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा. सो लेट्स सपोज बी, बैंक बी से 10% इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, ठीक है. तो यहां से चार्ज किया 10%, यहां पे दिया 7%, बीच का 3% इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज स्प्रेड. दिस इज कॉल्ड एज स्प्रेड. बैंक जो अपने मैनेजर को सैलरी देगा, जो एसी चलाएगा, जो तुम जाओगे तो चाय पिलाएगा, वो कहां से निकलेगा? इट विल कम फ्रॉम दिस 3% which the bank will save in this transaction. So I hope you get to know a lot about the money and banking in the country. I'll see you in the next lecture. Until then, thank you.